सखी सहेली। सखी सहेली। कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाली हमारी सभी सखियों, सहेलियों, श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। हेल्दी नमस्कार। तो ठीक है, आपका नमस्कार है तो साथ में मेरा भी, यानी कि आरती श्रीवास्तव का भी सभी सखियों को, सभी सखाओं को और दीपा जी को नमस्कार। आरती, तुम्हें भी हमारा नमस्कार। बिल्कुल। और आप सब, हम सब सेहतमंद रहें, स्वस्थ रहें, ताकि आगे का जीवन हर दिन खुशियों से बीते, है ना? बिल्कुल, यही चाहत होती है। एक चीज हमारे सभी श्रोताओं और सखियों से पूछना चाहते हैं, हम हमेशा कहते हैं हेल्दी नमस्कार, तो बताइए अपने हेल्थ का, अपनी तबीयत का कौन कौन खूब अच्छे से ध्यान रखना शुरू कर दिए हैं या करते हैं, या कोई थोड़ा सा एक पॉजिटिव अगर बदलाव आया है तो वो भी जरूर बताइएगा। बिल्कुल। और साथ ही हम जो विषय लेके आए हैं उसके बारे में बता देते हैं। आज हम बात करेंगे, आज जो है विश्व झील दिवस है, यानी कि वर्ल्ड लेक डे। हाँ जी। तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं और हम चाहेंगे हमारे जो श्रोता हैं वो भी अपने सारे विचार हमारे साथ में साझा करें। और साथ ही हम बात करेंगे कहानी पद्मश्री के अंतर्गत सिंधु ताई सपकाल की। हाँ, बहुत ही प्रेरणादायक व्यक्तित्व है जिनका। बिल्कुल, इतनी ज्यादा उन्होंने परेशानियों को झेला है और बहुत कठिनाइयों से और कष्ट भरा जीवन उनका रहा है। तो एक बहुत अच्छी उनकी प्रेरणादायी कहानी, ताकि हम जो ये छोटी छोटी शिकायत करते हैं ना, तो कहीं उसको हम साइड में रखें कि छोटी छोटी सी बातों में हम नाराज हो जाते हैं या कभी चिढ़ भी जाते हैं। तो देखिए कितनी बड़ी बड़ी कठिनाइयों को भी उनका सामना करते हुए कैसे एक व्यक्ति, और उसमें भी विशेष तौर पे महिला जब आगे बढ़ती है तो सबका जो सर है ऊपर उठ जाता है। बिल्कुल। और साथ ही हम बात करेंगे बढ़ती उम्र के साथ सुरक्षित भविष्य, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आजकल जो हम देख रहे हैं कि बच्चे बाहर हैं, माता पिता वहां हैं जहां उन्होंने हमेशा नौकरी की है, या कोई उनका घर है गांव में या कोई होम टाउन है, वहीं रहना पसंद करते हैं। अब बच्चे तो चाहते हैं वो जहां रह रहे हैं वहां पे मम्मी पापा आ जाएं। मम्मी पापा का ये कहना होता है कि नहीं, हमें तो बस भाई जहां रह रहे हैं वहीं अच्छा लग रहा है, बिल्कुल आप लोग बस आते जाते रहिएगा। क्योंकि ना होता भी है ना, जब जो बच्चे हैं वो अपने जो करियर है उसकी वजह से नहीं आना चाहते, और जो माता पिता हैं वो इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि वो वहां पे हमेशा से रह रहे हैं, वहां पे उनका पूरा सब दोस्त हैं, सब जो जानने वाले लोग हैं, परिचित हैं, तो अपने अपने कारण हैं, इस वजह से वो अपनी अपनी जगह पे रहना चाहते हैं। लेकिन ऐसे में कितना अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है, कैसे सुरक्षित भी रहें और सतर्क भी रहें, थोड़ी बातचीत हम उस पे करेंगे। बिल्कुल, हम चाहेंगे हमारे जो सखा है, जो सखियां हैं, वो भी अपने विचार हमारे साथ में साझा करें इस विषय के ऊपर। बिल्कुल। क्या कोई ऐसे हैं हम में से, ये सखी सहेली परिवार में से, कि कोई अकेले रह रहे हैं या बच्चे उनके दूर हैं, या वो नहीं जाना चाहते हैं, या उनके बच्चे कहते हैं उनसे बार बार कि आप अब हमारे साथ ही रहिए, ऐसी कोई अगर घटना हो गई है या कोई अनुभव है उनका, तो हमारे साथ अवश्य साझा करें। बिल्कुल। और साथ ही हम बात करेंगे कुछ अच्छे टिप्स की, जो बारिश में सीलन की दुर्गंध को भगा सके, जो बहुत बड़ी समस्या आजकल। ये बात तो है आरती। कपड़े आप कितने भी सुखा लो, लेकिन वो एक अलग से गंध सी आने लग जाती है। और जो हम जहाँ पे रोज की चादर, तकिए वगैरह के लिहाफ ये सब जो रखते हैं ना, उनमें से भी एक अजीब से अलग सी गंध आने लग जाती है। तो हमें लगता है हम सब तो साफ सफाई से रखे हैं, नैपकिन्स वगैरह जो हम रखते हैं हमें लगता है धुल धुला के सब कुछ अच्छे से रखा हुआ है, फिर भी ये क्यों एक गंध आ रही है, तो इस पे थोड़ी सी हम बात करेंगे। बिल्कुल। तो ये सारी बातें तो हम करेंगे, लेकिन एक गीत सुनने के बाद। चलो भाई, अब आरती ने कहा है पहले गीत सुनना चाहती है, तो चलिए, सखियों की भी फरमाइश होगी जरूर जी। मीठी आँखों की रसीली बोलियां, खट्टी मीठी आँखों की रसीली बोलियां, बोली है सुरीली बोलियां।
बोलियां, बोलिए बोलिए सुरीली बोलियां। रात में गोले चांद की मिस्री, रात में गोले चांद की मिस्री, दिन के गम नमकीन लगते हैं, दिन के नमकीन लगते हैं, नमकीन आंखों की नशीली बोलियां, नमकीन आंखों की नशीली बोलियां, बोलिए सुरीली बोलियां, बोलिए बोलिए सुरीली बोलियां। निसा ग म प पम ग म ग, निसा म ग प द पम ग म ग, पानी द प ग प म प म ग म ग स पानी सारे नी द प म प ग म ग स प। गूंज रहे डूबते साए, साए डूबते साए, गूंज रहे डूबते साए, शाम की खुशबू हाथ लाए, गूंज रहे हैं डूबते साए, शाम की खुशबू हाथ न आए, गूंजती आँखों की नशीली बोलियां, गूंजती आँखों की नशीली बोलियां, बोलिए सुरीली बोलियां, बोलिए बोलिए सुरीली बोलियां। खट्टी मीठी आंखों की रसीली बोलियां, खट्टी मीठी आंखों की रसीली बोलियां, बोलिए सुरीली बोलियां, बोलिए बोलिए सुरीली बोलियां। भाई जब इतने सुरीली शुरुआत हो जाए ना आरती, तो एकदम लगता है 1 घंटा हमारा तो बहुत ही सुरीला और सजीला सफर होगा। बिल्कुल, और सुरीली बोलियां ही बोलनी चाहिए। हाँ। क्योंकि कड़वी बोलियां बोलने से सिर्फ दुश्मनी होती है। देखिए ऐसा नहीं है हमेशा की दुश्मनी होती। अब माँ बाप तो देखो, माता पिता या अपने बड़े भाई बहन वो होते हैं ना, कड़वाहट नहीं कह सकते उसे। वो कड़वाहट नहीं कहते, लेकिन कभी कभी जब वो- नहीं मानता ना हाँ। छोटा, तो फिर उसको कड़वे बोल या कड़े शब्द बोल कर कड़े शब्द बोलने है ना, पड़ते हैं, बोलने कड़े पड़ते शब्द कह हैं सकते जी। हैं। लेकिन हम यहाँ पे बात कड़े शब्दों की नहीं कर रहे हैं, हम कठिन परिस्थितियों में बिल्कुल। कैसे जिया जाता है वो जानते हैं, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, सिंधुताई सपकाल की। तो देश ने हमारे समय समय पर ऐसी महान विभूतियों को जन्म दिया है आरती, जिन्होंने अपने संघर्ष और सेवा से समाज को नई दिशा दी है ना। ऐसी एक महिला जिनके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, नाम है उनका सिंधुताई सपकाल, जिन्हें प्यार और सम्मान से अनाथों की माई भी कहा जाता है। उनका जीवन संघर्ष, ममता, साहस और मानवता की अद्भुत कहानी है। बिल्कुल। और हम उनकी बात करें तो उनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र के वर्धा जिले के पिंपरी मेघी गांव में, और उनका बचपन बहुत ही कठिन परिस्थितियों में बीता था। आर्थिक अभाव के कारण वो अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर सकी, लेकिन परिस्थितियों ने उनके भीतर सीखने और आगे बढ़ने की इच्छा को कभी भी समाप्त नहीं होने दिया। जीवन ने उन्हें कम उम्र में ही विवाह और पारिवारिक जो जिम्मेदारियां होती है उसके बंधन में उनको बांध दिया था। जी, और
और ये जो उनका वैवाहिक जीवन था ना, वो भी कोई सुगत नहीं था। कठिन परिस्थितियों और पारिवारिक संघर्षों के बीच जब वो गर्भवती हुई, तब अत्यंत पीड़ा और अकेलेपन का वो सामना कर रही थी। उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन इसके बाद उनके जीवन की कठिनाइयां और बढ़ गई थी। उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया था। उस समय उनके पास न तो कोई रहने का ठिकाना था आरती, और न खाने के लिए पर्याप्त भोजन हुआ करता था, और न ही ऐसा कोई व्यक्ति जिस पर वो भरोसा कर सके। बिल्कुल। और अब खुद ही कल्पना करके देख सकते हैं कि एक माँ अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर जीवन की कठिन राह पर अकेली निकल पड़े। कभी रेलवे स्टेशन पर उनका आसरा बना, तो कभी मंदिर या किसी पेड़ की छांव पर। कई बार उन्हें भूखे रहना पड़ा, दूसरों के सामने हाथ फैलाने की स्थिति आई, लेकिन सिंधुताई ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी पीड़ा को अपनी शक्ति बना लिया था। जी हाँ, और यही संघर्ष आगे बढ़कर उनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य बना। जब उन्होंने अपने जैसे बेसहारा और ऐसे बच्चे जो जरूरतमंद है उन्हें देखा, तो उनके भीतर भी कि जो माँ की ममता होती है वो जाग उठी। उन्होंने सोचा कि जिस तरह उन्हें अपने जीवन में अकेलेपन और असुरक्षा का सामना करना पड़ता है, वैसे किसी बच्चों को इस तरह का सामना न करना पड़े। तो उन्हें ऐसा लगा कि कभी उन्हें अकेला छोड़ा जाना नहीं चाहिए। उन्होंने बेसहारा बच्चों को अपनाना शुरू किया, और वे उनके लिए केवल आश्रय नहीं बनी, बल्कि माँ बन गई। बिल्कुल। और धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ती गई। सिंधुताई ने अपने जीवन को उन बच्चों के नाम कर दिया जिन्हें समाज ने सहारे के बिना छोड़ दिया था। वो बच्चों को भोजन देती, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करती और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती थी। उनके लिए हर बच्चा उनका अपना बच्चा था। और ये जो सफर था आरती, ये आसान नहीं था, क्योंकि पहले उन्होंने धन अर्जन किया, उसमें से कुछ उन्होंने बचाया, और फिर आगे चल के और कई जो समाज सेवी संगठन है उनसे भी उन्होंने मदद मांगी कि भाई मेरे साथ इतने सारे बच्चे हैं और मैं अकेली हूं, तो मुझे जरूरत है धन की और अलग अलग सुविधाओं की। तो सब लोगों ने आगे बढ़ के उनके लिए मदद का हाथ बढ़ाया। और उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि माँ होना केवल जन्म से नहीं, बल्कि ममता और जिम्मेदारी निभाने से भी होता है। बिल्कुल। और सिंधुताई सपकाल ने हजारों अनाथ और जरूरतमंद बच्चों को माँ का प्यार दिया। वो बच्चों को शिक्षा दिलाने के साथ साथ उनके भविष्य को संवारने के लिए लगातार प्रयास करती रहीं। उनके आश्रम में पले बड़े अनेक बच्चे आगे चलकर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और शिक्षक बने, और कुछ ने स्वयं समाज सेवा का रास्ता चुना। जैसे कि उनके साथ में अच्छा हुआ था, वैसे उन्होंने भी सोचा वो भी किसी के साथ में अच्छा करें। बिल्कुल सही कहा तुमने। और उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने सेवा को कभी दया का विषय नहीं बनाया। वे बच्चों को कमजोर समझकर उन पर उपकार नहीं करती थी, बल्कि उन्हें आत्मसम्मान और आत्मनिर्भर बनाना चाहती थी। और हमेशा उन्होंने कहा कि जीवन जीने का एक अवसर आप अपने लिए ढूंढिए। बिल्कुल। उनके कार्यों को देश में विदेश में सम्मान मिला। उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें पद्मश्री भी शामिल है। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार उन बच्चों का प्यार था जो उन्हें माई कहकर पुकारते थे। जी। और सिंधुताई सपकाल ने 4 जनवरी 2022 को इस संसार से सदा के लिए विदा ले ली। लेकिन उनकी ममता और सेवा की कहानी आज भी जीवित है। उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि मन में साहस और दूसरे के लिए संवेदना हो, तो एक व्यक्ति भी समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। बिल्कुल। और उन्होंने लाकर दिखाया, वो लाकर दिखाया। और देखिए, ये तो हम आज सिर्फ उनको याद कर रहे हैं, लेकिन जब असल में हुआ होगा तो कितना कठिन रहा होगा वो सारी परिस्थितियों को सामना करना। बच्चे इतने सारे हैं, खाने के लिए भरपूर भोजन नहीं है, या कभी कभी हर रोज का दिन चलाने के लिए उतना धन नहीं है। तो बहुत कठिन होता है जब ऐसे दिन आते हैं। लेकिन माँ की शक्ति कुछ एक अनोखी और अलग ही होती है ना, वो अद्भुत होती है। कुछ अपने बच्चों के लिए तो कर ही जाती है। जी हाँ। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? एक गीत सुने। जब तू मेरे सामने आए, जब जब तू मेरे सामने आए, मन का संयम टूटा जाए, मन का संयम
संयम टूटा जाए, जब जब तू मेरे सामने आए, जब जब तू मेरे सामने आए। झुकी झुकी पलकें आंचल में ये रूप छुपाए, बिखरी अलकें झुकी झुकी पलकें आंचल में ये रूप छुपाए। ऐसे आए छुई मुई थी, ऐसे आए छुई मुई, नजर से छू लूं तो कुमलाए, मन का संयम टूटा जाए, जब जब तू मेरे सामने आए, जब जब तू मेरे सामने आए। कंचन सा तन कलियों सा मन, अंग अंग अमृत छलकाए, कंचन सा तन कलियों सा मन, अंग अंग अमृत छलकाए। जाता बचपन आता यौवन, जाता बचपन आता यौवन, जाने कैसी प्यास जगाए, मन का संयम टूटा जाए, जब जब तू मेरे सामने आए, जब जब तू मेरे सामने आए। सच हूँ अपने मिलन के सपने, सिंदूरी वो रात भी आए, सच हूँ अपने मिलन के सपने, सिंदूरी वो रात भी आए। तू मेरे आंगन झूमे जैसे, तू मेरे आंगन झूमे जैसे, नदिया सागर में लहराए, मन का संयम टूटा जाए, जब जब तू मेरे सामने आए, जब जब तू मेरे सामने आए। मन का संयम टूटा जाए, मन का संयम टूटा जाए, जब जब तू मेरे सामने आए, जब जब तू मेरे सामने आए। भाई ऐसा तो होता है कोई एक व्यक्ति जीवन में ना जिसको देख के मन का संयम टूट जाता है। बिल्कुल। कोई सखी भी हो सकती है। हाँ, और क्या,
ऐसे तो पता है आरती एक हल्की सी शर्मीली सी मुस्कान दे रही है साथ जैसे कि दीपा जी को देखकर। अच्छा बिल्कुल। और हम अपने जो श्रोता हैं उन्होंने जो लिखा है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि उन्होंने एक हमारे श्रोता है वो जो लिखते हैं कि सिंधु ताई सपकाल को अनाथों की मां कहा जाता था, जिन्होंने अपना पूरा जीवन हजारों अनाथ बच्चों के पालन पोषण और समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। जी। और एक और ये संदेश आया है, ये इन्होंने कहा कि पद्मश्री प्राप्त सिंधुताई सपकाल को मैंने पूरा कार्य मैंने उनका सुना तो है, ये देखा भी है। वो बहुत ही मधुर वाणी की महिला और अनाथों के प्रति उनका जो दिल में वात्सल्य भाव था उनका, वो देखते ही बनता था। उनकी बेटी ममता सपकाल मेरी छात्रा रह चुकी हैं, जो अब उनकी माँ का काम आगे बढ़ा रही हैं। और एक और संदेश आया है, ये कहते हैं कि सिंधुताई ने खुद का दर्द भुलाकर उन लावारिस बच्चों को अपना उन जरूरतमंद बच्चों को अपना बना लिया और उनके लिए अलग अलग जगह से कभी पेट भरने के लिए जुगाड़ उन्हें लगानी पड़ती थी, कभी कहीं से मांगना पड़ता था, तो कभी उनको एक चीज बोलना पड़ती थी कि मेरे बच्चे भूखे हैं। तो उन्होंने अपने जीवन में 1400 से अधिक अनाथ बच्चों को गोद लिया और उनका भविष्य संवारा। उनके द्वारा संचालित संस्था और अनाथालय में बच्चों को शिक्षा, आश्रय और संस्कार दिए जाते। उन्हें महाराष्ट्र की मदर टेरेसा भी कहा जाता है। बिल्कुल। एक और संदेश है हमारा, तो हमारी श्रोता जो कहती हैं कि आज सिंधु आई को आपने याद किया, इसलिए वो धन्यवाद कह रही हैं। और सिंधु आई हमारे वर्धा जिले के पिंपरी मेघी गांव में जन्मी थी और वो अनचाही संतान थी, इसलिए उनका नाम चिंधी रखा था। चिंधी मतलब बिना काम का बारीक सा टूटा हुआ टुकड़ा। आई ने, यानी अगर आपको आई का मतलब नहीं पता, वैसे तो हमें पता है आई का मतलब। और वो पति ने भी उनको निकाल दिया था तो जब वो गर्भवती थी, और आई ने अपनी जच्ची खुद अपने हाथों से की थी और उस बच्ची का नाम ममता रखा था, जो आज उनकी संस्था जो अनाथ बच्चों के लिए आई ने खोली थी उसे संभालती है। आई ने बहुत संघर्ष किया जीवन में, और जीवन के आखिरी वक्त उन्होंने अपने पति को भी अपने बच्चे की तरह संभाला था। आई महान थी। बिल्कुल सही कहा। और हम उन्हें नमन करते हैं और उनके जैसा एक हर महिला अपने अंदर एक हिम्मत और की शक्ति बना के रखे, क्योंकि इस तरह से जो उतार चढ़ाव आते हैं अपने जीवन में, हर एक के जीवन में आते हैं, कहीं किसी को किस रूप में, कहीं किसी को किस रूप में। तो उनका जीवन तो हमें यही सिखाता है कि परिस्थितियां कैसी भी हो, डट कर उसका सामना हार नहीं मानना चाहिए बस कभी। बिल्कुल। एक गीत सुन ले। चलो एक गीत सुन लेते। घर
सुंदर प्यारा सा गीत है ये वाला, है ना। और अच्छा, आगे की बात बताने से पहले साथियों एक सवाल। सवाल ये कि क्या आप कुछ प्रसिद्ध झीलों के नाम बता सकते हैं, और पर्यटन के लिए आप कहाँ कहीं पे घूमने गए थे, कोई प्रसिद्ध हमारे देश के झील। वैसे कुछ संदेश आए हैं जो विदेश में भी प्रसिद्ध झीलों के आसपास घूम कर आए हैं, तो वो भी हम पढ़ेंगे। और अब हम बताते हैं कि आज है वर्ल्ड लेक डे, यानी कि विश्व झील दिवस। और विश्व झील दिवस का उद्देश्य क्या है? तो दीपा, इसका उद्देश्य ये है कि दुनिया भर की झीलों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और झीलों के संरक्षण, संवर्धन और जीर्णोद्धार, साथ ही लगातार प्रबंधन के लिए उनका प्रबंधन चलता होता है। इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उसको लोगों को प्रोत्साहित करना। जी, तो 2024 में संयुक्त राष्ट्र ने झीलों के संरक्षण और लगातार विकास के महत्व पर चर्चा की और विश्व झील दिवस की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए कई चर्चाओं में जोर दिया। और फिर बहुत सारे डिस्कशंस हुए। उसके बाद 27 अगस्त को विश्व झील दिवस के रूप में इसे नामित किया गया। बिल्कुल, ये दिवस झीलों की कई भूमिकाओं को मान्यता देता है, जिनमें मनोरंजन और आर्थिक उपयोग से लेकर जलवायु विनियमन तक शामिल हैं। और साथ ही हमारे लिए ताजे पानी का स्रोत भी है। और जो पेयजल की आपूर्ति करती है ये ताजे पानी का स्रोत, और कृषि और कई तरह के जो उद्योग है उसको सहारा देती हैं। फिर जो जैव विविधता है उसको बनाए रखने में भी झीलें बहुत महत्वपूर्ण काम करती हैं। मछलियों के लिए वन्य जीवन की बात करें अगर हम, पौधों के लिए आवास प्रदान करती हैं। झीलें बाढ़ के पानी को अवशोषित करती हैं और कार्बन का भंडारण भी करती हैं। बिल्कुल, तो कई सारी गतिविधियों के लिए भी और मानवीय गतिविधियों के लिए भी महत्वपूर्ण है झील। लाखों लोगों की आजीविका झीलों पर निर्भर है, जैसे मछली पकड़ना, कृषि है उस पर, या पर्यटन से संबंधित जो भी काम होते हैं। झील अतिरिक्त पानी को अवशोषित और संग्रहित कर सकती है। उसके आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ के प्रभावों को कम करने में मदद मिलती है झीलों की वजह से। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि झीलों पर लगातार खतरा बढ़ रहा है। वो किस प्रकार का है कि लगातार बढ़ता प्रदूषण, पानी का अत्यधिक उपयोग, या फिर ठोस विशिष्ट होते हैं ना जो हम ऐसे डाल देते हैं, थैले वगैरह कचरा उठा के उसमें डाल दिया जाता है, या बढ़ता हुआ तापमान है, या वर्षा के बदलते पैटर्न्स जो आजकल होने लग गए हैं, उसकी वजह से जो झील का इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र, उस पर हमेशा मतलब एक सतत दबाव पड़ता जा रहा है। बिल्कुल, और इसी को लेकर हमारे जब ये आपने एक प्रश्न पूछा था दीपा कि आप कहाँ गए हैं घूमने, तो एक हमारे जो श्रोता है उन्होंने एक लिखा है, संदेश लिखा है। तो वो कहते हैं कि मैं अभी हाल ही में जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट घूमने गई थी। जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट में कई खूबसूरत झीलें हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय नाम टीटीसी और श्लचुसी है। टीटीसी वो यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध प्राकृतिक झील है जो अपने सुंदर नज़ारों और बोट राइड के लिए जानी जाती है। हम लोगों ने भी बोट राइड करके वहाँ के नज़ारों का लुत्फ उठाया, यानी अच्छे तरीके से उन्होंने झील में अच्छे से घूमा है। बिल्कुल, और जो झील के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ये भी देखने में आया है कि झीलों पर लगातार खतरा बढ़ रहा है, वो हमने अभी बात कर ही रहे थे। और ऐसे में ये आवश्यक हो जाता है कि झीलों के पारिस्थितिकी और आर्थिक महत्व के बारे में जागरूकता बढ़े, उनके संरक्षण के लिए एक मिलजुल के कार्रवाई हो, जो कि उसका सब लोगों को प्रोत्साहन मिले, ताकि एक अवसर मिल सके कि हम झील के बारे में जहां चर्चाएं हो, जहां पर ये उससे जुड़ी जितनी भी परेशानियां हैं या जो सामने जो कठिनाइयां आ रही हैं, झील का बनावट वैसी ही बने रहे, उसका इकोसिस्टम वैसा ही बना रहे, तो इस पर एक अवसर प्रदान हो सके सभी के लिए। बिल्कुल, और इसी को लेके एक हमारे जो श्रोता हैं वो लिखते हैं कि हर वर्ष 27 अगस्त को विश्व झील दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने झीलों के संरक्षण और उनके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 27 अगस्त को इस दिन के रूप में चुना था। और जो स्रोत हैं, झीलें जो होती हैं वो पृथ्वी पर उपलब्ध सतह के ताजे पानी का लगभग 90% हिस्सा प्रदान करती हैं। ये बाढ़ के पानी को सोखने और कार्बन को संग्रहित करने में मदद करती हैं। ये जलीय जीवों, पौधों और वन्य जीवों को आश्रय देती हैं। जी, और झीलें वैसे देखा जाए तो दो भागों में भी बंटती हैं। एक होते हैं मीठे पानी की झीलें और खारे पानी की झीलें। तो अब अगर हम बात करें कि कौन कौन से जो झील हैं जो कि प्रसिद्ध हैं, तो लेक सुपीरियर है, और ये जो है ये लेक सुपीरियर है
ये क्षेत्रफल के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कहते हैं। और रूस की भी एक मीठे गहरे झील की है जगह, लेक टिटिकाका। फिर उसके अलावा हमारे देश की झीलें हैं। बिल्कुल, जैसे कि डल झील है जम्मू कश्मीर में, बुलर झील है जम्मू कश्मीर में, और पेंगोंग त्सो लद्दाख में है जो, और त्सो मोरिरी लद्दाख में ही है ये भी, और लोकटक झील मणिपुर में, और चिलिका झील उड़ीसा में, और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में। बहुत बहुत सारी झीलें हैं जो बहुत खूबसूरत भी हैं। देखिए, बात बात में हम एक अंतराल लेना तो भूल ही गए, तो चलिए ले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अंतराल के बाद हम फिर आ चुके। कार्यक्रम है सखी सहेली। तो झील के बारे में बातें हो रही थी। एक संदेश आया है आरती, ये कहते हैं कि हमारे शहर अजमेर में पौराणिक और ऐतिहासिक अन्ना सागर लेक है, जो कि मुगल काल के जमाने का बना हुआ है। दौलत बाग और बारादरी के किनारे में स्थित है, और शाम के समय में क्वींस नेकलेस की तरह नजारा दिखता है, जो कि मुंबई के मरीन ड्राइव के जैसा नजारा, जो मुंबई का प्रसिद्ध है ना क्वींस नेकलेस, जब आप मरीन ड्राइव की तरफ जाते हैं तो वहां पर ये नजारा देखने को मिलता है। तो इसी तरीके का नजारा आप अजमेर के इस झील अन्ना सागर लेक में भी देख सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, इन्होंने बताई, जाना चाहिए देखने के लिए। बिल्कुल। तो एक और जगह हमारे लिस्ट में जुड़ गई ना कि यहाँ पे भी हमें जाना है। बिल्कुल। और हम अब बात करने जा रहे हैं कि भाई जब बढ़ती उम्र होती जाती है, तो जब असल में जब उम्र छोटी रहती है तो हमें लगता है सब कुछ तो हो जाएगा, सब कर लेंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे उम्र बढ़ती जाती है, बच्चे अपने बड़े हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं बाहर, तब कहीं एहसास होता है कि इतना जल्दी जल्दी ये परिवेश बढ़ता चला जा रहा है, हर दिन से जीवन बदल रहा है। बच्चे काम के सिलसिले में या पढ़ाई के लिए बाहर चले जाते हैं, किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं या किसी दूसरे देश में, और फिर जो माता पिता हैं वो वहीं पीछे रह जाते हैं, उस शहर में जहां उन्होंने ताउम्र काम किया हो, या उनका मूल शहर या गांव वहीं हो। बिल्कुल। अब हो ये जाता है आरती कि बच्चे वापस नहीं आना चाहते, और माँ बाप नए शहर नए परिवेश में अपने आप को ढालने में थोड़ा उन्हें दिक्कत आती है। वो कहते भाई हम जहाँ हैं जिधर हैं हम तो वहीं ठीक है, तुम हमसे आ करके मिल जाया करो। बिल्कुल, क्योंकि ना इतनी उम्र जहाँ हमने बिताई होती है ना, तो अब वहां से जाके दूसरी जगह जाना, फिर वहां पे एडजस्ट करना, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। जब हमने सारा समय अपनी सारी जिंदगी उस जगह पे एक जगह पे बिताई है, तो इसके बारे में तो हम आगे बात करते रहेंगे। एक गीत सुन लें। चलिए सुनते हैं। बिताए
बत्तियां जागी हुई अखियों में रात ना आई रहना, बीती ना बिताई रहना। युग आते हैं और युग जाए, छोटी छोटी यादों के बल नहीं जाए, छूट से काली लागे, लागे काली रतियां, रूठी हुई अखियों ने लाख मनाए रहना, बीती ना बिताई रहना। बहुत ही भाई सुंदर देखो गीत था ना। बहुत प्यारा। और ये जब बात होती है ना कि क्या किया जाए, बच्चे कहीं और, माँ बाप कहीं और, ऐसे में लगता है कि रुक कर सोच लिया जाए कि जब हमारी उम्र बढ़ेगी तो कैसा होगा जीवन और हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उम्र भी कोई अचानक से तो आरती ऐसा नहीं है कि बढ़ती चली जाती है, तो धीरे धीरे चलकर आती है। तो अपने सुरक्षित भविष्य की योजना तभी से हमें बना लेनी चाहिए जब एक व्यक्ति एक्टिव या उसका जो है ना सक्रिय लाइफ हो, तभी वो सोच ले तो बेहतर है। बिल्कुल। और बच्चों का सानिध्य मिले तो जीवन और भी खुशनुमा हो जाता है। लेकिन अगर वो दूर भी हैं तो भी अपना जीवन सम्मान, सुरक्षा और अपनी शर्तों पर जिया जाना चाहिए। और जिंदगी की दूसरी पारी का ये समय किसी का इंतजार करने का नहीं होता, बल्कि खुद के लिए जीने की सुदृढ़ तैयारी करने का होता है। तो भाई क्या क्या तैयारी कर सकते हैं हम, जैसे कि हम स्वावलंबी बनना चाहिए, यानी सेवानिवृत्ति के बाद आमदनी का एक नियमित या सुनिश्चित जरिया होना बहुत जरूरी है, ताकि किसी के भी आगे हाथ ना फैलाना पड़े। उम्र बढ़ने के साथ देखो ना दवाइयों का, फिर स्वास्थ्य संबंधी या देखभाल करने की अचानक जरूरत ये बढ़ जाती है। तो इसके लिए अपने कामकाजी जीवन के दौरान ही निवेश पे थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। पेंशन योजना है या स्वास्थ्य बीमा या कोई ऐसा इमरजेंसी फंड, इस तरह का चीजें थोड़ी सी तैयार करके रखे, ताकि आपका जो दायरा है या जो पीछे आगे आने वाली जो जिंदगी है वो एक मजबूत रूप ले सके। बिल्कुल। और इसके साथ ही सभी वित्तीय जानकारियां जैसे कि बैंक खातों के विवरण और निवेश से जुड़े दस्तावेज भी हमेशा व्यवस्थित रखें, ताकि आपात स्थिति में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। बिल्कुल। और घर में बिल्कुल उम्र के अनुसार कुछ बदलाव भी कर लेना चाहिए। इसे भी आराम और सुरक्षा दोनों के लिहाज से तैयार करें, जैसे कि फिसलने वाले जो चिकने फर्श होते हैं, कम रोशनी वाले कॉरिडोर या असुरक्षित और ढलान वाली सीढ़ियां बुढ़ापे में बड़े हादसों का कारण बन सकती हैं। इसलिए सुरक्षा के लिहाज से ये बदलाव स्वयं ही आप 40 से 50 की उम्र तक आप करवा सकते हैं। आप जब आप आपको मन करे, ऐसा कोई उम्र की कोई सीमा नहीं है। आपको लगता है कि नहीं, हम थोड़ा सा चेंजेस अपने घर में थोड़ा बदल लेते हैं तो ठीक है, या आपको ऐसा लगता है नहीं हमें नहीं करना है, हमारे बच्चे आएंगे उनके सामने ही हम सब करवाएंगे, तो ये तो अपने अपने ऊपर भी निर्भर करता है। घर को किस तरह से सजाना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बिल्कुल। इसमें उम्र का कोई लेना देना नहीं है। आपके स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, कैसा आपको लगता है कि कोई सपोर्ट की या कोई ऐसे सहारे की जरूरत है, तो उस तरह की कोई चीजें, कोई अटैचमेंट फिटिंग्स वैसे आप घर में लगवा सकते हैं। बिल्कुल। और यदि आप बिल्कुल ही अकेले रह रहे हैं तो अपने पड़ोसियों या कोई पुराने आपके मित्र का जो कोई ग्रुप है या कोई स्थानीय समुदाय है, एक ऐसा भरोसेमंद नेटवर्क तैयार करना बहुत जरूरी हो जाता है आरती, जो जरूरत पड़ने पर एक कॉल या आपके आवाज पर आपकी मदद के लिए तुरंत हाजिर हो सके। बिल्कुल। और संतानों से लगाव तो स्वाभाविक है कि भाई सभी को अपने बच्चे प्यारे होते हैं, और उन पर हर जरूरत के लिए पूरी तरह से आश्रित होना ये ठीक बात नहीं है। और इसलिए अपने मन में ये भाव बिल्कुल भी ना आने दें कि ये तो बच्चों का फर्ज है कि आपको उन्हें संभालना है, और ना ही दूसरों को देखकर आपके मन में ये भाव आना चाहिए कि मेरे बच्चे मेरी सेवा क्यों नहीं करते। बिल्कुल। अब हम ये स्वावलंबी बनना है। जी बिल्कुल। हाँ, अब
कभी हम ये शिकायत करने लग जाएं, अरे ये तो देखो बच्चों की ड्यूटी है ना, ये तो करना ही चाहिए, उन्हें फोन तो लगाना ही चाहिए, पूछना तो चाहिए, फला दिन तो उन्हें आना ही चाहिए, क्या वो 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं आ सकते? तो इस तरह की बातें करना आज के ज़माने में, जहाँ की बच्चों को भी जहाँ वो रह रहे हैं, हर दिन चुनौतियाँ उन्हें अपने काम में या जो भी जिस क्षेत्र में भी वो कार्यरत है वहाँ पे उन्हें देखना होता है। तो माता पिता को भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा किस स्थिति से गुजर रहा है, उन सब बातों को थोड़ा सा रख के और घर में आप विचार विमर्श कर लीजिए। बिल्कुल। और साथ ही आप अपने आप को इतना ज्यादा बिजी रखिए कि आपको जरूरत ही ना पड़े किसी चीज की। जी। अपने फ्रेंड सर्कल को आप बढ़ाइए, लोगों से बातचीत करिए और समाज में घुलिए मिलिए। बहुत चीजें हैं करने वाली, आप जो नहीं कर पाए अभी तक अपने जीवन में उसको करिए, अपने शौक पूरे करिए और घूमिए फिरिए। बहुत सी चीजें आप जो कर सकते हैं। और इसके अलावा बच्चों के साथ भविष्य की उम्मीदें क्या हैं, अपने निवास, प्राथमिकताओं और किसी भी संभावित मेडिकल इमरजेंसी के बारे में हमेशा साफ और स्पष्ट बातचीत आप करें। जब आप अपनी इच्छाओं के बारे में पारदर्शी चर्चा करते हैं तो इससे रिश्तों में किसी भी प्रकार की गलतफहमी या खटास की कोई गुंजाइश नहीं बचती, बल्कि आपसी समझ, परिपक्वता और एक दूसरे के प्रति सम्मान और अधिक गहरा हो जाता है। बिल्कुल। अब देखिए ना, अकेले रहना और अकेलापन महसूस करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं आरती। तो अकेलेपन को मानसिक कमजोरी बिल्कुल ना बनने देना चाहिए। और जैसे आपने कहा ना कि अपनी रुचि के हिसाब से और आपको जो कला पसंद है बस उन्हें अपना लीजिए और जिंदा दिली से हम जिए। और इसी से संबंधित ढेर सारे संदेश भी आए हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ हमारी जिम्मेदारियां भले ही कम हो जाए, लेकिन सुरक्षित भविष्य की चिंता हमेशा बनी रहती है। सुरक्षित भविष्य केवल आर्थिक बचत का नाम नहीं है, इसमें अच्छा स्वास्थ्य, जीवन शैली, अच्छे रिश्ते, मानसिक शांति, ये सब भी शामिल है। उम्र बढ़ने के साथ संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद और अपनी पसंद की गतिविधियां, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, उसमें सक्रिय रहना जीवन को बेहतर बनाता है। भविष्य सुरक्षित करने का सही समय कल नहीं आज है। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है अपने आप को आप उस हिसाब से रखें कि अपनी सारी ज़रूरतें आप खुद पूरा कर सकें। और एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि अकेलापन बढ़ती उम्र का सबसे बड़ा दुश्मन है। मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए सामाजिक जुड़ाव ज़रूरी है। अपने परिवार, बच्चों और पुराने दोस्तों के साथ आप संवाद बनाए रखें। वरिष्ठ नागरिकों के क्लब हैं, जैसे स्वयंसेवी संस्थाएं हैं या धार्मिक या सामाजिक गतिविधियों से आप जुड़ते रहिए ताकि मन आपका व्यस्त रहे। और नई तकनीक है उसको सीखना, जैसे कि मोबाइल में कुछ चीज़ें होती हैं उसको सीखना, और साथ ही किताबें पढ़ना या कोई अपनी पुरानी आपकी जो हॉबी है, आपका जो शौक है, उसको आप पूरा कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें आपको मानसिक रूप से मजबूत रखती हैं। बिल्कुल। और मानसिक एक शांति और खुशी के लिए क्या कर संगीत। रजनीगंधा फूल
भाई हम बात कर रहे थे कि बढ़ती उम्र में क्या किया जाए और कैसे अपना ख्याल रखा जाए। एक संदेश आया है कि उम्र बढ़ने के साथ बीमारियां और चिकित्सा खर्च दोनों बढ़ जाते हैं। बिना स्वास्थ्य बीमा के बुढ़ापे में सारी बचत खत्म हो सकती है। इसलिए आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, कोई अच्छी सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस आप ले सकते हैं। यह सरकारी योजनाएं हैं, बहुत सारी ऐसी हैं जो मुफ्त इलाज की सुविधाएं देती हैं। इनका लाभ उठाना चाहिए। नियमित जांच करवाते रहिए, जैसे गंभीर बीमारी रूप ना ले ले, कोई गंभीर रूप ना ले ले, और इसके लिए नियमित हेल्थ चेकअप और सक्रिय जीवन शैली को अपनाना जरूरी है। बिल्कुल। और इन्होंने इतनी अच्छी अपने संदेश लिख के भेजे और सबसे अपने विचार भी साझा किए और सुझाव भी दिए, तो उन पे अमल करना चाहिए। साथ ही अब हम बात कर लें कुछ टिप्स की। बिल्कुल। देखो, ये जो दिक्कत आती है इन दिनों में, खास तौर पे बारिश के दिनों में, कि सीलन की एक दुर्गंध सी आने लग जाती है। घर में भी हम कितना भी ख्याल रख लें, तो ऐसे में अगर हमें थोड़ा सा कुछ पता हो कि हम कैसे इससे छुटकारा पा सकते हैं, तो भाई अच्छी ही बात है कि घर में घुसते से अगर किसी को ऐसा लगे कि कुछ अलग सी गंध आ रही है, तो वो सामने वाले का चेहरा ही आपको दिखा देगा कि हाँ भाई कहीं तो कुछ गड़बड़ है। तो ऐसा ना हो, हम उसी के उपाय के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो दूर से ये दूर करने के लिए कुछ आसान उपाय हैं, जैसे कमरे की खिड़कियां और दरवाजे को कुछ समय खुला रखें ताकि हवा आती जाती रहे। दीवारों और फर्श को गीला ना रहने दें। नमी तुरंत सुखाएं। कमरे में पंखा चलाएं ताकि हवा का प्रवाह बनता रहे। और अलमारी, जूते या सामान को समय समय पर बाहर निकालकर हवादार जगह पर रखें। सीलन वाली जगह पर बेकिंग सोडा की छोटी कटोरी रख दें। यह गंध सोखने में मदद करता है। और दीवार पर फफूंद अगर आपको दिखाई दे रही है या दुर्गंध लगातार बनी है, तो आप एक प्रशिक्षित व्यक्ति की मदद लेकर सफाई उसकी करवा सकते हैं। ये संदेश हमारे एक सखी ने लिख भेजा है। एक हमारे एक श्रोता है जो लिखते हैं कि कितना भी आप पेंट कराएं या कुछ भी कराएं इसमें, तो जो सीलन की महक है वो आती है। तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि मैं सुबह शाम उसे कभी नीम की पत्तियां हैं जैसे, है ना, उसको जलाती हैं। तो इससे जो धुआं होता है ना, उससे सीलन की बदबू तो जाती है, साथ ही जो मच्छर वगैरह होते हैं ना, वो भी सब हट जाते हैं। तो कपूर भी जला सकते हैं आप। तो ये सब चीजें करने से और क्या होता है ना कि सारी नमी जो है वो सूख जाती है, नमी हट जाती है और बदबू भी सारी चली जाती है और एक अच्छा सा एक अरोमा सा आ जाता है। बिल्कुल सही कहा। और एक और संदेश में हमारी सखी बताती हैं कि बारिश में सीलन की बदबू से बचाव के लिए घर की खिड़कियां को खुला रहने दे ताकि नमी अंदर ना आ पाए। और हर जगह को साफ सुथरा रखें। जहां मच्छर वगैरह है या पानी है, उन सब जगह की सफाई करते रहें। इससे घर में नमी भी नहीं आएगी और बदबू भी घर में जो ये आ जाती है सीलन की, वो भी नहीं बनेगी। तो ये इन दिनों में हमें बार बार और बहुत जल्दी जल्दी घर की साफ सफाई करनी पड़ती है। ये बात तो सही है सखियों। कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे अभी 2 दिन पहले ही तो कोई फला कोना हमने साफ किया था और देखो फिर से वहां पर ऐसा लग रहा है कि कुछ फफूंद सी बन गई है, या कहीं पे कुछ थोड़ा सा भी अगर कचरा या कहीं पानी इकट्ठा रह गया है, कोई टंकी वगैरह में घर की, तो वो भी देखते रहना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से मच्छर बहुत ज्यादा मात्रा में फैल जाते हैं घर में। एक और हमारे जो श्रोता जी लिखते हैं कि इसको सीलन और दुर्गंध को हटाने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि शाम के समय घर में कपूर जला सकते हैं और इससे बहुत बड़ी एक अच्छी सी खुशबू भी फैलती है। और साथ ही आप लौंग और दालचीनी और पानी में लौंग और दालचीनी उबालकर उस भाप को घर में फैलने दीजिए। इससे सीलन की बदबू तुरंत गायब हो जाएगी। एक छोटी सी कटोरी में आप नमक रख सकते हैं, है ना, और भर के कोनों में रख दें जहां पर सीलन ज्यादा होती है। तो ये चीजें जो होती है ना, वो हवा में मौजूद जो भी अतिरिक्त नमी होती है या बदबू होती है उसको सोख लेते हैं। और पानी में थोड़े से गुलाब जल में आप डाल सकते भी उसे छिड़क सकते हैं घर में। तो ये सब चीजें आप जो बताए ना, ये सब चीजें करके, खासकर जो कपूर होता है वो तो हमने किया भी हुआ है। कपूर को और लौंग को और दालचीनी को आप एक साथ रख के अगर जलाते हैं या इसका अरोमा सा फैलाते हैं घर में थोड़ा सा, तो बहुत अच्छी खुशबू भी आती है, बहुत देर तक बनी रहती है वो, बहुत देर तक बनी रहती है और एक बड़ा सात्विक सा माहौल घर में हो जाता है ना। और एक संदेश में और ये टिप बताई है हमारी सखी ने कि आप बेकिंग सोडा और नींबू
ये आप दोनों को लेकर के थोड़ा सा बेकिंग सोडा, कॉफी पाउडर और नींबू के छिलके एक कटोरी में मिलाकर रख दें, तो इससे भी जो नमी है वो सोख लेती है हवा से। और नींबू, और जब भी मौसम थोड़ा साफ हो तो खिड़कियां थोड़ी देर के लिए खुली रखें। और जैसे तुमने भी बताया कि कपूर और नारियल का तेल, ये लकड़ी के फर्नीचर पर कपूर और नारियल के तेल का मिश्रण लगाने से फफूंद या बदबू की समस्या दूर हो जाती है। कपड़ों की अगर बात करें तो कपड़ों को धोने के बाद अच्छी तरह निचोड़ लें और पंखे की हवा में पूरी तरह सूखने के बाद ही अलमारी में रखें। और अगर घर के बाहर जगह है तो सबसे पहले तो घर के बाहर ही ऐसी जगह है कि जहां शेड वगैरह है और आप उसको रख सकते हैं, उस शेड में सुखा सकते हैं, तो पहले वहां अच्छे से सुखा लीजिए। और अलमारी में तो तभी रखिए जब बिल्कुल अच्छे से आपके कपड़े सूख जाएं, नहीं तो उसमें फफूंद आ जाएगी। अगर थोड़ी सी भी गीले काले कलर के कपड़े होते हैं ना, तो कैसे उसमें फफूंद आ जाती है और वो दिखाई देती है असल में। बिल्कुल। तो जो भी गीले कपड़े गीले मत रखिए, उनको बस अच्छे से सुखा लीजिए, उसके बाद ही आप उसको अंदर रखिए। साथ ही आप अगर कहीं पे भी, एक हमारे जो श्रोता हैं वो लिखते हैं कि दीवारों में अगर नमी दिखाई दे तो समय रहते उसकी मरम्मत करानी चाहिए। थोड़ी सी सावधानी से बारिश की नमी को घर की परेशानी बनने से रोका जा सकता है। क्योंकि जहाँ से भी टपक रहा है पानी या जहाँ पे सीलन आ रही, बहुत ज्यादा पानी गिर रहा है या पानी उसमें उसकी वजह से वहाँ सीलन आ गई है, तो उस जगह को अच्छे से आप मरम्मत करवा लीजिए ताकि वो पानी वहाँ पे आना रुक जाएगा, तो सीलन भी की समस्या से भी निजात मिल जाएगी। और एक हमारी सखी ने एसेंशियल ऑयल्स के बारे में बताया है कि आप चाहें तो गुलाब जल में लेवेंडर ऑयल या लेमन ग्रास ऑयल की कुछ बूंदें मिलाकर स्प्रे बॉटल में भरकर इसे घर में स्प्रे कर सकते हैं, अलग अलग जगह छिड़काव कर सकते हैं, तो इससे भी ताजगी बनी रहती है। और अब अच्छा मूड बनने के लिए गीत चलिए। फिर आने लगा याद वही प्यार का आलम, इनकार का आलम, कभी इकरार का आलम। फिर आने लगा याद वही प्यार का आलम, प्यार का आलम। तकरार का आलम। फिर आने लगा याद वही प्यार का आलम, प्यार का आलम। बल खाता वो झूमता, बल खाता वो झूमता, बल खाता हुआ सर्वे खरामा। मैं कैसे भुला दूं तेरी रफ्तार का आलम। फिर आने लगा याद वही प्यार का आलम, प्यार का आलम।
भाई समय कहाँ चला जाता है कुछ याद नहीं रहता है जब हम अपनी सखियों के साथ बात करते हैं, है ना आरती? लेकिन धीरे धीरे अब समय आ गया है सखियों से विदा लेने का। बिल्कुल। आप सभी को दीपा माहेश्वरी और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।